Hello everyone. So in this lecture we'll deal with the aptitude portion of the civil services syllabus. तो सिलेबस में हमें क्या क्या बताया गया एप्टीट्यूड के बारे में पहले ये देख लेते हैं कि एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज एक ही उसमें दिया गया है। तो फाउंडेशनल वैल्यूज हमने एक अलग से लेक्चर में डिस्कस करी थी, तो इस लेक्चर में हम एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। इसके अलावा एप्टीट्यूड से ही रिलेटेड है ये पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हमने पढ़ा है कि जो हमारी फाउंडेशनल क्लास थी शुरू की, उसमें कि क्या क्या एथिक्स होनी चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें हमने जाना था। बाकी रही बात कोड ऑफ कंडक्ट की, ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, ठीक है, और करप्शन की, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स की, वर्क कल्चर की। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन में एथिक्स किस तरीके से काम करती है, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ये सारी चीजें। तो इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे, इस लेक्चर में हम एप्टीट्यूड कवर करेंगे। दूसरा हम ये कवर करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या है, स्टेटस क्या है, एथिकल कंसर्न्स क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम ये इसमें इस्टेब्लिश करेंगे कि जो पब्लिक सर्विस वैल्यूज है या एप्टीट्यूड है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और आज की डेट में एक सिविल सर्वेंट का क्या एप्टीट्यूड होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कवर करेंगे। कुछ PYQs हैं जो इस टॉपिक से डायरेक्टली आए हैं। तो अगर इस टॉपिक में आपने महारत हासिल करी है तो सीधा सीधा आपके 60-70 नंबर का आता है, सिर्फ यही टॉपिक आता है इस क्लास से, आपका 60-70 नंबर का कवर होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस क्लास से आएंगे। जैसे कि सिविल सर्वेंट्स के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, ठीक है, लेकिन उन रूल्स एंड रेगुलेशन को कुछ अच्छे ऑफिसर अच्छी जगह इंटरप्रेट करते हैं और कुछ अच्छी जगह नहीं कर पाते हैं, जो काफी ज्यादा रिजिड हो जाते हैं। तो किस तरह का एप्टीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। फिर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, तो हमने नोडल कमेटी में बताया था, इसमें भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में कि किस तरीके से क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। इलस्ट्रेट एनी 3 एग्जांपल्स, एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे। फिर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, जस्टिस, करेज, कन्विक्शन, स्पिरिट ऑफ सर्विस, तो ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। फिर द करंट सोसाइटी इज प्लेग्ड विद वाइड स्प्रेड ट्रस्ट डेफिसिट, अब ये ट्रस्ट डेफिसिट है, इसको कैसे हमें ब्रिज करना है, तो ये सब भी हम देखेंगे इसी लेक्चर में। इसके अलावा आइडेंटिफाई 5 एथिकल ट्रेट्स विच वन कैन प्लॉट द परफॉर्मेंस ऑफ सिविल सर्वेंट, तो ये ट्रेट्स तो हमने काफी ज्यादा डिस्कस करी भी है और भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये सारे एप्टीट्यूड के सवाल हैं, ठीक है। तो ये भी सवाल आया है एप्टीट्यूड का ही है। तो एप्टीट्यूड एक्चुअली होता क्या है, देखो हमने एटीट्यूड डिस्कस किया था। एटीट्यूड हमने डिस्कस किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट, प्लेस, पर्सन से रिलेटेड या इवेंट से रिलेटेड आपकी क्या भावना है, अच्छी भावना है या बुरी भावना है। तो अच्छी भावना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, नेगेटिव अच्छी भावना नहीं है तो नेगेटिव एटीट्यूड हो गया। सिमिलरली अगर कोई सिविल सर्वेंट है, ठीक है, और उसका एटीट्यूड क्या है, मतलब उसकी क्या समाज सेवा का एटीट्यूड है, तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। तो क्या उसका सिर्फ पावर गेन करना और जो अटेंशन पाना एटीट्यूड है, तो नेगेटिव एटीट्यूड हो गया। तो आज की डेट में आप देख रहे होंगे ज्यादातर सिविल सर्वेंट्स का जो है नेगेटिव एटीट्यूड है। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, भावना अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ काम करने के लिए होनी चाहिए जनता की, ठीक है। अब एप्टीट्यूड का ये मतलब है कि चलो भावना है, लेकिन क्या वो आदमी काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसे बोलते हैं एप्टीट्यूड। कि चलो बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में जो बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन क्या वो लायक हैं उस काम को करने के, क्या उनके पास स्किल्स हैं उस काम को करने के लिए, क्या उनके पास टैलेंट है उस काम को करने के लिए, क्या वो उतने इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, क्या वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। तो ये सब चीजें आती हैं एप्टीट्यूड में कि क्या उस आदमी का एप्टीट्यूड है। अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे कि एप्टीट्यूड रेफर्स टू सेट ऑफ स्किल्स एंड ओरिएंटेशन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज एंड प्रोफेशन। जैसे मिलिट्री में कोई भी फौजी होता है, उसका क्या स्किल है, उसको कितनी अच्छी तरीके से जो है फाइट करना आता है, ठीक है, कितनी अच्छी उसकी प्लानिंग है, मिलिट्री प्लानिंग है, तो ये सब मिलिट्री में आ जाता है। जैसे क्रिकेट एप्टीट्यूड है, क्रिकेट एप्टीट्यूड किसका होगा, सचिन तेंदुलकर का है, धोनी का है क्रिकेट एप्टीट्यूड, ठीक है, कोहली का है। तो इनके पास एप्टीट्यूड है जब तो है ये। अब क्रिकेट में भी वो सारी चीजें काम आती हैं, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। ऐसे ही सिविल सर्विसेज का कुछ अलग एप्टीट्यूड होता है जो कि आना चाहिए। वो हम पढ़ेंगे वो क्या एप्टीट्यूड होता है जो सिविल सर्वेंट्स के पास होता है, ठीक है। एंड एप्टीट्यूड ऑल्सो रेफर्स टू इनेट एबिलिटी, टैलेंट, रेडीनेस, क्विकनेस और फॉर लर्निंग एंड होनिंग आर स्किल्स। मतलब एप्टीट्यूड सिर्फ यही नहीं है तुम्हें आता है कि नहीं आता है,
एप्टीट्यूड ये भी है कि अगर तुम्हें नहीं आता है तो किस तरीके से और कितनी जल्दी तुम उन स्किल्स को ले सकते हो। जैसे क्या एबिलिटी आपकी, टैलेंट है, कितनी जल्दी ले सकते हो, कितनी जल्दी अपनी स्किल्स पे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, क्योंकि सिविल सर्विसेज इज अ वेरी वाइड फील्ड। उसमें आपको बहुत जल्दी लर्न करने की कैपेसिटी चाहिए, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डू द जॉब। ठीक है। अब इसके अलावा टू क्वालिटीज मैटर्स अ लॉट। ठीक है। पहली क्वालिटी होती है इंटेलिजेंस, हमारी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होती है, जिसके लिए आपका एग्जाम लिया जा रहा है। ठीक है, जो सिविल सर्विसेज में रिक्वायर्ड है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। इसके लिए यूपीएससी एग्जाम लेती है, प्री मेंस इंटरव्यू। ठीक है, तो वो ये जांचती है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस आपकी कैसी है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फॉर्मल लर्निंग कैसी है आपकी। अब आपको कानून ही नहीं पता है तो आपको कानून कैसे अप्लाई करोगे, है ना। तो आपको कानून जानना पड़ेगा, आपको इश्यूज पता होने चाहिए जितने भी चल रहे हैं। ठीक है, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज, जो भी हम यूपीएससी में हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो सबको पता होना चाहिए। उसके बाद ये रिक्वायर्ड होता है क्योंकि जितनी ज्यादा हमारी फाइल नोटिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है, सिविल सर्विसेज में जाके फाइल्स बनती हैं, उन फाइल को आप कितनी जल्दी कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो। ठीक है, जो जुडिशियल ऑर्डर्स है कितनी जल्दी कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए आपको इंटेलिजेंट तो होना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि बहुत लोग बात नहीं करते हैं, इसको बोलते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस। आप ये डाल सकते हो, ये दो तरह की इंटेलिजेंस के एग्जांपल डाल सकते हो। फ्लूइड इंटेलिजेंस का क्या मतलब है कि इट इज एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग। एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग कहते हैं इसे। एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग मतलब जो आदमी सोशल सेटिंग में रह के सीखता है, विच इज कॉल्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग में सीखता है। ठीक है, ये आपको लबासना में सिखाई जाएगी कुछ हद तक, लेकिन ये ज्यादातर चीजें आदमी ग्राउंड पे रह के सीखता है। ठीक है, ये भी है कि अगर आपके पास क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है, जब भी आप फ्लूइड इंटेलिजेंस को गैदर कर पाओगे, इट इज द स्मार्टनेस ऑफ ए पर्सन एंड क्विकनेस ऑफ ए पर्सन। तो ये सेकंड वाली जो चीज बोली थी, दिस इज द फ्लूइड इंटेलिजेंस। ठीक है, कि आप कितने स्मार्ट हो, कितनी जल्दी आप चीजों को सीख पाते हो, कितनी जल्दी आप कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो, कितने लोगों को आप समझ पाते हो, ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, आपकी टीम बिल्डिंग स्किल्स कितनी अच्छी है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट इसमें बहुत ज्यादा आ जाता है फ्लूइड इंटेलिजेंस में। ठीक है। अब कई सारी टर्म्स हैं, जैसे वैल्यूज हैं हमारी, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, तो इनको किस तरीके से, क्या क्या वैल्यूज हैं, किस तरीके से हम एप्टीट्यूड को सेग्रीगेट कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले चार्ट बना लेते हैं। वैल्यूज किस तरह की चाहिए सिविल सर्विसेज में हमें, एटीट्यूड किस तरह का चाहिए हमें सिविल सर्विसेज में। ठीक है, और हमें एप्टीट्यूड किस तरीके का चाहिए। अब जब इस चार्ट को आप देखोगे ना, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग पता लगेगी कि क्या तीन चीज हमें एक सिविल सर्वेंट में चाहिए होती हैं। इसमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो आप नोट करोगे। अब वैल्यूज की बात अगर आ गई, तो हमने फाउंडेशनल वैल्यूज में क्या पढ़ा था कि इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, इंटीग्रिटी में हमने ये पढ़ा था कि व्हाट यू थिंक, व्हाट यू बिलीव एंड व्हाट यू डू, व्हाट यू स्पीक शुड बी सेम, शुड बी सेम। इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। कि आप अगर नॉन करप्टेबल पर्सन हो तो आप हर सेटिंग में नॉन करप्टेबल पर्सन हो, उसमें सिचुएशन कैसी भी हो तो आपको करप्शन नहीं करना है। सिमिलरली ऑनेस्टी हमने पढ़ा था, ऑनेस्टी का मतलब क्या पढ़ा था, ट्रूथफुलनेस। सिमिलरली हमने ऑब्जेक्टिविटी का पढ़ा था, ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब था, बायस नहीं होना है आपको, नो बायस। ट्रूथफुलनेस, आपको सच्चाई के रास्ते पे चलना है। ठीक है, फिर इक्विटी पढ़ा था। इक्विटी मतलब हर आदमी को इक्वल ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, फिर क्या पढ़ा था हमने, अकाउंटेबिलिटी पढ़ा था, रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा था। रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए आदमी, कि ऐसा नहीं है अब मेरी ड्यूटी है और तो आपने अपने जूनियर को बोल दिया कि आप कर लो, मैं जाता हूँ रेस्ट करने, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो आपको सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। रिलायबिलिटी बोला था। रिलायबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ट्रेट है, कि अगर कोई भी काम है तो आप किसी काम को किसी रेस्पॉन्सिबल पर्सन को ही दोगे, और जब भी वो आदमी जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है वो हर सेटिंग में आपके काम कर देता है, तो दैट मीन्स वो रिलायबल है। ठीक है, तो रिलायबिलिटी एक बहुत अच्छी वैल्यू है जो आपके अंदर होनी चाहिए। सेल्फलेसनेस होनी चाहिए। ठीक है, ओपननेस होनी चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज एक सिविल सर्वेंट के पास होती हैं। ये वैल्यूज किसने दी थी, ये वैल्यूज दी थी नोलन कमेटी ने।
ठीक है, तो हमने ये कई बार पढ़ चुके हैं इसको, ये आपको कोट भी कर रहे हैं। अगर एटीट्यूड की बात आती है तो एटीट्यूड किस तरीके का होना चाहिए? ठीक है, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए पहले तो, कि आदमी न्यूट्रल होना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के प्रति। दैट मीन्स कि अगर मान लो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में सरकार है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो वो बोलेगी, ठीक है, अगर वो सही गलत भी है तो भी आप मान लोगे क्योंकि वो सरकार है, नहीं। आपको न्यूट्रल रहना है पोजीशन में। जो भी आपका पॉलिटिकल बॉस रहेगा, उसको आपको एक ऑनेस्ट एडवाइस देनी है। जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। ऐसा नहीं कर सकते उसने जो बोल दिया तो आप हाँ में हाँ मिला रहे हो हर बार। दूसरी चीज है, आपको कंपैशन होना चाहिए, कंपैशनेट एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि यू आर डीलिंग विद पब्लिक फंड्स, यू आर डीलिंग विद पब्लिक लाइफ। तो अगर आपके अंदर कंपैशन नहीं है तो आप पब्लिक का भला कैसे करोगे? ठीक है। फिर कमिटमेंट टू ड्यूटी होना चाहिए, कि जो आपकी ड्यूटी है वो करो। ऐसा नहीं है आपकी ड्यूटी है, डिजास्टर चल रहा है, लेकिन आप जो है कुछ और काम कर रहे हो डिजास्टर को मैनेजमेंट करने के बजाय। ठीक है, मान लो कि वीआईपी ड्यूटी होगी आपकी डिस्ट्रिक्ट में कोई, और आपकी डिस्ट्रिक्ट में आपदा आ रही है, तो आप पहले वीआईपी को कैटर करोगे, आपदा को कैटर करोगे? ठीक है, तो ये आपको देखना है कि कमिटमेंट टू ड्यूटी फर्स्ट। ठीक है, अगर वीआईपी आ रहा है तो देयर कैन बी सेपरेट अरेंजमेंट्स फॉर दैट। सो दैट इज व्हाई यू नीड टू हैव फ्लूइड इंटेलिजेंस, कि आपको इस तरह के लिंक्स बनाने हैं हर स्पेक्टर्स ऑफ सोसाइटी से, चाहे वो पॉलिटिकल स्फेयर हो, चाहे वो जो है सिविल सोसाइटी हो, ठीक है, एनजीओज हो। उनसे आपको अच्छे से लिंक्स बनाने हैं ताकि आप अपने काम को करवा सको। एक सेंस ऑफ ड्यूटी होना चाहिए, ठीक है, कि हर समय आपको अवेलेबल रहना ही पड़ेगा। ठीक है, और भी सारी इमोशनल इंटेलिजेंस की चीजें, लाइक जैसे इन्वॉल्वमेंट हो गया, टीम बिल्डिंग हो गया। ठीक है, तो ये सारे एटीट्यूड हो गए आपके। टीम बिल्डिंग हो गया, ठीक है, लर्निंग एबिलिटी हो गया या लिसनिंग एबिलिटी हो गया, लिसनिंग लर्निंग एबिलिटी। ये सारे आपके एटीट्यूड्स हो गए जो आप एक सिविल सर्वेंट में अच्छे से होने चाहिए। और भी सारे एटीट्यूड वाली क्लास देखना, उसमें बहुत सारे बताए हैं मैंने। अब एप्टीट्यूड की बात आती है, तो एप्टीट्यूड में जैसे मैंने बोला था, इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट, स्पेशली क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। तो उसमें क्या आएगा? नॉलेज आएगा, कि आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते। दूसरा क्या आएगा? आपके पास ना एक्सपर्टीज होनी चाहिए, डोमेन एक्सपर्टीज। दैट मीन्स if you are an IPS officer, तो you should be completely well versed with all the laws that are there। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो है आपके जूनियर को पता है आपको नहीं पता है, तो आपको पूरे लॉ बाई हर्ट रटने पड़ेंगे प्रॉपर। अगर आप आईआरएस ऑफिसर हैं तो आपको पूरा का पूरा इनकम टैक्स एक्ट आना चाहिए। ठीक है, ये सारी है। अगर आप जो है आईआरएस कस्टम है तो पीएमएलए एक्ट, सारे जितने भी एक्ट होते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, वो सारे आने चाहिए आपको। ठीक है, एनडीपीएस एक्ट पूरा आना चाहिए। तो ये एक्सपर्टीज हो गया। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने लीडर और मैनेजर का डिफरेंस बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, ए मैनेजर शुड बी इनिशिएटिव, इनिशिएटिव होना चाहिए एक मैनेजर में। अगर इनिशिएटिव नहीं है तो वो नहीं ले सकता है। लीडर बिल्ड इमोशनल बॉन्ड विद द टीम, तो वो इमोशनल बॉन्ड नहीं है। अगर आप सिर्फ रूल पे चल रहे हो, रूल 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 रूल, तो नहीं होगा। आपको अपने जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ एक तरीके से इमोशनल लिंक बनानी चाहिए। आपके पास सोशल स्किल्स होनी चाहिए। सोशल स्किल्स क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया था, कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मेजर सोशल स्किल। ठीक है, फिर दूसरी चीज है बॉन्ड बिल्डिंग इज वन ऑफ द मेजर सोशल स्किल। तो सोशल स्किल आपकी होनी चाहिए कि किस तरह के आदमी से आप किस तरह की बात करोगे। ठीक है, अगर कोई आदमी एंग्री आ रहा है आपके पास, ठीक है, और आप उसमें वापस से एंगर दिखा रहे हो, उसको जो है एंटीपैथी दिखा रहे हो, ठीक है, एपैथी दिखा रहे हो, तो गलत है। आप उसे नहीं दिखा सकते, आपको उसे काम डाउन करना पड़ेगा। सो दैट इज ए सोशल स्किल। थोड़ी सी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस मीन यू कैन नॉट बी टू इन्वॉल्व इन एनी वन एस्पेक्ट, कि अगर पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा, आपको इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अगर कोई, जैसे आपके एम्प्लॉइज में कोई जैसे स्ट्राइक वगैरह चल रही है, तो यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, यू हैव टू बी मतलब न्यूट्रल इन दैट पर्टिकुलर रेस्पेक्ट। ठीक है, एबिलिटी टू यूज एक्सपर्टीज, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हमारी एप्टीट्यूड में आती हैं। ठीक है, अब हमारा ये पढ़ेंगे हम कि कहाँ से हमारी ये पब्लिक सर्विसेज का जनरेशन हुआ। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले तो राजा महाराजा होते थे। ठीक है, जब राजा महाराजा होते थे तो क्या वहाँ पब्लिक सर्विस नहीं थी?
तो वो कहाँ से आई वो पब्लिक सर्विस, आपको ये देखना पड़ेगा कि ओरिजिन कहाँ से हुआ पब्लिक सर्विस का, क्योंकि पहले तो हर आदमी अपना अपना खाना इकट्ठा कर रहा है और खा रहा है उसको, ठीक है। फिर ये मतलब समाज बना कैसे, जैसे न्यू लर्निंग है, न्यू लर्निंग में तो क्या है कि आजकल के जो थॉट्स बने हैं नेशन स्टेट को लेके, तो वो बने हैं, लेकिन उससे पहले भी तो स्टेट चल रही थी ना कहीं, तो वो कहाँ से चल रही थी, तो ये देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि वो कहाँ से आई, वो सबसे पहले आई रिलीजन से। रिलीजन मीन्स धर्म, इंडियन कंटेक्स्ट में अगर देखें तो वेदों में लिखा है, ठीक है। फिर क्या वैल्यूज लिखी है कि जो किंग है, ठीक है, उसकी कुछ ड्यूटीज है, वो ड्यूटीज को फुलफिल करना ही किंग का काम है, ठीक है। और उसमें क्या उसकी लाइबिलिटी है, किंग को फुलफिल क्यों कर रही है वो ड्यूटीज, बिकॉज इट इज मैंडेटेड बाई धर्मा, एंड धर्मा मीन्स बाई गॉड, भाई किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, बेसिकली ये बोला गया है। फिर उसके बाद और सारी वैल्यूज आती हैं कि आपने देखा होगा कि कई सारे जो किंग्स हैं उन्होंने जरूरी नहीं कि धर्म ही फॉलो किया है, मतलब सनातन धर्म, उन्होंने बुद्धिज्म भी फॉलो किया है। जब बुद्धिज्म की बात आती है, ठीक है, तब क्या हो गएगा, बुद्धिज्म ने क्या वैल्यू दी थी, राइट व्यू, ठीक है, राइट माइंड सेट, राइट थॉट, राइट कंडक्ट, राइट एफर्ट, ठीक है, राइट माइंडफुलनेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें, नॉन वायलेंस, ठीक है, मध्यम मार्ग, तो ये सारी चीजें भी एक सिविल सर्वेंट की वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया हमारा जैन धर्म। जैन धर्म में भी क्या बोला गया, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, अगर इंडिया की बात करी जाए तो ये आया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे वेस्टर्न फिलोसोफर्स थे उन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी थी, जैसे कि इंडिया में और आए थे, जैसे जैन के बाद कौटिल्य आए थे, जैसे कौटिल्य उन्होंने अर्थशास्त्र दिया था। अब कौटिल्य ने जब अर्थशास्त्र दिया तो उसमें उन्होंने ड्यूटी ऑफ किंग बताई थी। ड्यूटी ऑफ किंग क्या बताई थी, रक्षा, किंग रक्षा करेगा और पालना की प्रोवाइड भी करेगा, पहले तो सिक्योरिटी होगी, उसके बाद जनता की देखभाल भी होगी। इसके लिए उन्होंने एक टर्म दी थी योगक्षेम, योगक्षेम लाइक फादर टू चिल्ड्रन, मतलब किंग वुड ट्रीट हिज सब्जेक्ट्स लाइक चाइल्ड, ठीक है, जैसे बच्चे की केयर होती है वैसे किंग अपनी जनता की केयर करेगा, ठीक है। तो उन्होंने कुछ क्वालिटीज दी थी किंग की, क्या दी थी, डिसिप्लिन दी थी, ड्यूटी, जो हमने ऊपर क्वालिटीज पढ़ी थी वो सारी दी थी, ठीक है। इसके बाद प्लाटो आया। प्लाटो ने क्या बोला, प्लाटो ने बोला कि किंग शुड बी ए फिलोसोफर। फिलोसोफर किंग की परिभाषा दी थी उन्होंने। फिलोसोफर किंग मतलब क्या है, फिलोसोफर किंग मतलब ये है कि किंग शुड नो द नॉलेज, नॉलेज होनी चाहिए किंग के पास। अगर किंग जो है उसके पास ये प्रॉपर एनालिटिकल एबिलिटीज नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर मचियावेली आया था, मकियावेली, मचियावेली मकियावेली कुछ भी बोल दो, मकियावेली वैसे बोलते हैं, ठीक है। इसने बोला था कि किंग को क्या क्या सबसे बड़ा रोल है, कि प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट। यहाँ पर ऊपर जितनी भी बातें हो रही थी, ये सारी बातें हो रही थी कि किंग खुद कैसे रहना चाहिए, लाइक सेल्फ कंडक्ट ऑफ किंग, मतलब उसकी पर्सनैलिटी पे बात हो रही थी। लेकिन मकियावेली ने बोला कि किंग का रोल है ना वो स्टेट को प्रोटेक्शन भी देना है, दैट मीन्स कि अगर उसके मतलब जो सरकार है या फिर उसका किंगडम है या गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना भी उसका काम है। आपने देखा होगा कि कहीं भी प्रोटेस्ट होती है अगर वायलेंट हो जाती है तो पुलिस लाठीचार्ज कर देती है, तो वो कहाँ से आया, वो यहाँ से आया कि स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा किंग, ठीक है। मतलब अपनी सरकार को भी प्रोटेक्ट करेगा, जनता को तो करेगा ही करेगा, लेकिन सरकार को प्रोटेक्ट करना भी उसका बहुत बड़ा रोल है किंग का, ठीक है। फिर थॉमस हॉब्स ने दी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से नेशन स्टेट बने, ठीक है। मतलब इन्हीं को क्रिस्टलाइज कर दिया गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में कि जनता
इन रिटर्न सिक्योरिटी देती है गवर्नमेंट को, एंड गवर्नमेंट को इन रिटर्न जनता को सिक्योरिटी देनी है। इसमें जनता कुछ राइट्स एंजॉय करती है, ठीक है, और वो कुछ राइट स्टेट को देती है, जिस राइट्स के बदले स्टेट लॉज बनाती है, स्टेट कानून बनाती है, और जनता क्या करती है, उन कानून को फॉलो करती है। एंड इन रिटर्न सरकार क्या देगी, कानून के बदले सिक्योरिटी देगी, सिक्योरिटी देगी और वेलफेयर देगी। तो ये सोशल सिक्योरिटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बताई थी, इसको मैंने डिटेल में भी पहले बता चुका हूं मैं, ठीक है। फिर कई सारी अपनी थ्योरीज आई कि यूटिलिटेरियनिज्म होना चाहिए, यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। फिर इसमें क्या था कि ज्यादा से ज्यादा जनता का भला, कोई काम किसी काम से हो रहा है तो वो करना चाहिए, चाहे कुछ हमारी जनता उसमें, मतलब कुछ जनता के लिए अगर वो काम गड़बड़ भी है तो भी होना चाहिए। ये किसने दिया था? ये दिया था जेरेमी बेंथम ने। लेकिन फिर रूल यूटिलिटेरियनिज्म आया, ये दिया था जेएस मिल ने। अब इसने बोला कि कुछ जनता का जो नुकसान हो रहा था ना, वो नुकसान भी मत करो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा का भला करो। इसमें यह है कि इंडिविजुअल राइट्स को तुम मत वायलेट करो, लेकिन उसके बाद जितना ज्यादा से ज्यादा भला हो सके, मतलब कोलेटरल डैमेज को बेसिकली कम करने की इन्होंने बताई थी, ठीक है। फिर जे रूसो आए थे, उन्होंने बताया था कि जनता को जितनी ज्यादा फ्रीडम दे सकते हो उतनी ज्यादा फ्रीडम दो, ठीक है, कि मैन शुड बी फोर्स्ड टू बी फ्री। मतलब यहाँ पे लिबर्टेरियनिज्म का कंसेप्ट आया था कि एक स्टेट का रोल होता है कि लोगों को इस भला कर, मतलब उनको प्रोवाइड कराने के बाद भी उनको फ्रीडम प्रोवाइड करे कि कुछ भी वो कर सके, ठीक है। इसी की थ्योरी को फिर एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक टर्म्स में लेके आए थे, ठीक है। फिर जॉन रॉल्स आए थे हमारे। जॉन रॉल्स ने क्या बताया? जॉन रॉल्स ने सोशल जस्टिस थ्योरी दी थी कि जनता भी एक, मतलब हर आदमी इक्वल नहीं है, उसमें भी कुछ ग्रुप स्ट्रांग है, कुछ ग्रुप कमजोर है, कुछ ग्रुप मीडियम दर्जे के हैं। तो सरकार का ये रोल होना चाहिए कि सारे ग्रुप्स जितने भी है ना, वो इक्वल टर्म्स में आए। ये सोशल जस्टिस थ्योरी दी थी जॉन रॉल्स ने, ठीक है। उसके बाद हमारा जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म हुआ, ठीक है। फिर वुड्रो विल्सन का जो ऐसे आया था, फिर वुड्रो विल्सन ने एक ऐसे दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो साइंस है। कि पहले क्या था, रूल ऑफ थंब चल रहा था, फिर उन्होंने बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए साइंस, तो उसे बहुत प्लान्ड तरीके से हमें करना चाहिए, ठीक है। पहले तो ये था कि राजा की जो मर्जी थी वही होता था, या स्टेट की जो मर्जी थी वही होता था। उन्होंने बोला प्रॉपर साइंस है, ये साइंस की तरह हमें इसको यूटिलाइज करना है। फिर और भी सारी अप्रोच आई थी, ठीक है, जैसे कि पब्लिक चॉइस अप्रोच आ गई। अब ये इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इनको कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हो कि ओरिजिन कहाँ से हुआ। मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है। बस इनका नाम आप मेंशन कर लो, इसमें क्या है अंदर है। अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है तो आप उसमें पढ़ोगे, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। ये 1980s में आई थी पब्लिक चॉइस अप्रोच, ठीक है। पब्लिक चॉइस अप्रोच में बेसिकली यही था कि जो साइंस है ना, वो साइंस कौन बना रहा है, मतलब क्या वो डिसाइड कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर, या वो डिसाइड कर रहे हैं पॉलिटिशियन, या वो डिसाइड कर रही है जनता। मतलब जो साइंस बना रहे हैं ना, उसको वेट वेट कौन करेगा। तो इन्होंने बस ये बोला था कि ओवर साइंस हो रहा है, साइंस को वेट ना करके, मतलब खुद ना बना के उसे जनता के लिए छोड़ दो। मतलब जनता जो है वो वोट करेगी हर चीज पे। तो यहाँ से जैसे रेफरेंडम हो गया, प्लेबिसाइट हो गया, तो उसको एक सैंक्टिटी मिलती है, ठीक है, पब्लिक चॉइस अप्रोच से। ठीक है। और इसमें यह भी था पब्लिक चॉइस अप्रोच में कि जो हमारी जनता है, ठीक है, उसको थोड़ी और ज्यादा फ्रीडम दी गई, ठीक है, क्योंकि साइंस है, मतलब एक स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए गए साइंस में। तो स्ट्रिक्ट रूल से क्या हुआ ना, काफी ज्यादा नुकसान होने लग गया, क्योंकि कुछ लोग पावर में जो बैठ गए, वो पावर जो बना रहे हो उन्हें पूरी जनता को मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फिर पब्लिक चॉइस अप्रोच जब 1980s में आई थी, तो इन्होंने बोला कि इतना ज्यादा हमें नहीं, मतलब स्ट्रिक्ट करना है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जहां जनता का रोल हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे पब्लिक चॉइस अप्रोच का मतलब ये हुआ कि
पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस का कंसेप्ट आया। पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस कि जैसे पहले ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल सीक्रेट रहती थी, अलग रहती थी, उसकी एक लॉबी थी, लेकिन फिर जनता के साथ उसको घुलने मिलने का एक मौका लगा इस पब्लिक चॉइस अप्रोच से। उसके बाद हमारा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया था। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का मतलब ये था कि सरकार का रोल नहीं है हर चीज करना, इसमें थोड़ा सा प्राइवेट लोगों को भी जगह दी जाए। जैसे 1991 रिफॉर्म्स जब हमारे आए थे, ठीक है, उसके पहले यूएस में इस तरह के रिफॉर्म्स, चाइना में इस तरह के रिफॉर्म्स आ चुके थे, तो वो इस थ्योरी की वजह से आए थे, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की थ्योरी की वजह से। इसमें क्या बोला गया था, इसमें आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट आया कि सारे काम सरकार ना करे, कुछ काम जो है प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जाए। जैसे कि हमारी बहुत सारी पीएसयूज हैं, वो प्राइवेटाइज कर दी गई थी, ठीक है, तो ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट है। उसके बाद हमारा गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट आया। वे गुड गवर्नेंस आप लिखोगे, कई बार एथिक्स में आता भी है, तो इसका क्या मतलब है? बेसिकली इसका मतलब है, इसके पैरामीटर्स हैं कुछ, जैसे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है, फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, फिर पार्टिसिपेशन होना चाहिए पब्लिक का। तो ये कंसेप्ट है इसका, ठीक है, गुड गवर्नेंस का। तो ये सारी चीजें हैं, तो हमारा गुड गवर्नेंस आएगा। अब ये कैसे अचीव हुआ गुड गवर्नेंस? तो बहुत ईजी है, हर चीज का देख लो। अकाउंटेबिलिटी के लिए आप लॉज लिख लो, फिर ट्रांसपेरेंसी के लिए आप आरटीआई एक्ट लिख लो, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी के लिए कौन से लॉज हैं यहाँ पर? जैसे आर्टिकल 311 हो गया हमारा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल अगर हो गया तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, ठीक है, तो ये हमारे अकाउंटेबिलिटी के एक्ट आ गए। फिर हमारा, और इसमें बहुत सारे, जैसे प्रगति प्लेटफॉर्म हो गया, तो अकाउंटेबिलिटी का प्लेटफॉर्म है कि भाई कितना काम किया बताओ। सिस्टमैटिक परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये हमारा अकाउंटेबिलिटी का हो गया। फिर ट्रांसपेरेंसी के लिए आरटीआई एक्ट आया। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मतलब एक सॉफ्ट स्टेट नहीं होनी चाहिए, इसमें क्या, जुडिशरी बहुत अच्छे से काम करनी चाहिए, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हर आदमी की कि प्रॉपर आपको जो है रिटर्न में पावर्स देनी है और रिटर्न में उसको टारगेट्स देने हैं, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। पार्टिसिपेशन मीन्स पब्लिक के लिए ओपन रहना है आपको। ये सारे गुड गवर्नेंस के कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेटवर्क गवर्नेंस आया। अब गुड गवर्नेंस के बाद भी हमें नेटवर्क गवर्नेंस की क्यों जरूरत पड़ रही है? देखो यहाँ पे पार्टिसिपेशन क्या है, पब्लिक का, लेकिन पब्लिक का पार्टिसिपेशन करोगे कैसे? पब्लिक मतलब अलग अलग है भाई, जैसे मार्केट है, प्राइवेट सेक्टर हो गया, ठीक है, फिर हमारा नॉन प्राइवेट सेक्टर मतलब नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर हो गया, एनजीओ सेक्टर हो गया, फिर सिविल सोसाइटी एक अलग है जो कि दोनों का ही पार्ट नहीं है, जो कि कंज्यूमर्स हो सकते हैं, ठीक है, फिर जनता अलग है, ठीक है, फिर गवर्नमेंट अलग है, फिर इंटरनेशनल बॉडीज अलग हैं, डब्ल्यूटीओ हो गया, आईएमएफ हो गया, इस तरीके की बॉडीज हो गई, उनसे भी डील करना है तुम्हें। फिर दूसरी कंट्रीज का अलग है कि एक कंट्री से कैसे रिलेशन हो रहे हैं, एक कंट्री से कैसे रिलेशन, इसको बोलते हैं नेटवर्क गवर्नेंस। बीच में क्या है, गवर्नमेंट, जो इंडिया की गवर्नमेंट है। अब इन सारी चीजों से इंडिया की गवर्नमेंट कैसे रिलेशन बना रही है, इस पे डिपेंड करता है हमारा गवर्नेंस। जैसे कि अगर फ्लड आ जाती है, लेट से फ्लड आ जाती है, कहाँ फ्लड आई है अभी, सॉरी, वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुई है, लेट से वायनाड में अगर लैंडस्लाइड हुई है, अगर सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी काम करें तो क्या उस लैंडस्लाइड का जो इम्पैक्ट है वो कम हो सकता है? नहीं। उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को जो है एनजीओ की हेल्प लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को जो है प्राइवेट सेक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को जो है वर्ल्ड एजेंसी से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा कि अगर कुछ फंड रिलीज करते हैं तो, ठीक है। फिर गवर्नमेंट को जो है जनता की पब्लिक सर्विस, पब्लिक की हेल्प लेनी पड़ेगी, प्रॉपर कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि डेंजर जोन में ना जाओ, और सिविक वॉलंटियर्स को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे कुछ ऐसा हो गया तो हमें, जैसे बांग्लादेश में कोई क्राइसिस हो गई तो हमें उनकी भी हेल्प लेनी पड़ेगी, वहां पे जो एजेंसीज हैं। तो ये हो गया नेटवर्क गवर्नेंस का कंसेप्ट, ठीक है। तो आज की डेट में जो नेटवर्क गवर्नेंस का कंसेप्ट है वो बहुत जोरों से चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सरकार सोच रही है। अब बात आती है कि मतलब जो वैल्यूज हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर की, क्या वैल्यूज हैं, तो उन वैल्यूज को किस तरीके से मतलब वो आई हैं, मतलब कई सारे जो हमारे थ्योरिस्ट्स हैं
उन्होंने दी थी थ्योरीज, ठीक है। तो उन थ्योरीज को हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो नोलन कमिटी है। नोलन कमिटी का मैंने बताया था, सोहेलो, सेल्फलेसनेस, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। फिर ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, लीडरशिप, ओपननेस, ठीक है। ये सारी क्वालिटीज मैंने आपको बता रखी है। फिर दूसरा है कैथरीन डेनहार्ट। कैथरीन डेनहार्ट ने 3 चीजें बताई थी कि एक जो ब्यूरोक्रेट है, सिविल सर्वेंट है, उसके अंदर 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। पहला ऑनर बताया था कि ऑनर ऑफ बीइंग ए ब्यूरोक्रेट शुड बी देयर। अगर ऑनर नहीं है तो क्या होगा, तो वो जो है ना प्रेशर में दब जाएगा, या तो पॉलिटिकल प्रेशर में दब जाएगा या फिर जनता के प्रेशर में दब जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पॉपुलिस्ट डिमांड भी बड़ी मतलब गंदी होती है। कि जैसे मान लो किसी को पकड़ लिया तुमने, कोई रेप एक्यूज्ड है, अब पब्लिक के अगर हाथ में छोड़ दोगे तो पब्लिक तो मार देगी ना उसे। लेकिन अगर आपके पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है, मोरल स्ट्रेंथ नहीं है, अपनी पोजीशन ऑफ पावर नहीं है, या फिर उस पावर को आप फील नहीं कर पा रहे हो, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, आप उसको नहीं कर पाओगे, राइट। इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद आ गया ऑनर के बाद बेनवोलेंस। बेनवोलेंस भी बहुत जरूरी है। बेनवोलेंस का मतलब ये हो गया कि आप कितने काइंड हो, आप कितने मतलब हर्टफुल हो, आप कितने कंपैशनेट हो, ठीक है। दूसरों की प्रॉब्लम को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। तीसरा है जस्टिस। कंसेप्ट ऑफ जस्टिस हर सिविल सर्वेंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है जज ही जस्ट करेगा, नहीं। सिविल सर्वेंट के हाथ में बहुत सारी पावर होती है, तो उसको देखना पड़ेगा। ही हैज टू गिव डिग्निटी टू एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, इन्होंने 3 कंसेप्ट दिए थे। फिर तीसरा बताया था टेरी एंड कूपर ने, इन्होंने भी 3 कंसेप्ट दिए। इन्होंने 3 ऑब्लिगेशन बताई कि एक सिविल सर्वेंट है, उसकी 3 ऑब्लिगेशन है, उसे फुलफिल करनी ही है हर हालत में, ठीक है। पहली क्या ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन टू परस्यू पब्लिक गुड। पब्लिक का भला करने की एक ऑब्लिगेशन है। अगर पब्लिक का भला भला नहीं हो रहा है तो यू आर नॉट ए गुड सिविल सर्वेंट, एनी हाउ यू हैव टू डू इट, ठीक है। ऑब्लिगेशन टू फॉलो प्रोसीजर्स। पब्लिक गुड ऐसा नहीं है कि आप कर दो और आपने सारे रूल वायलेट कर दिए, नहीं। प्रोसीजर रॉबिन हुड नहीं बन सकते, आपको जो है रूल ऑफ लॉ फॉलो करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज योर ड्यूटी टू डू इट। आप सरकार के कर्मचारी हो, आप बिना जो है रूल के नहीं कर सकते। क्योंकि फिर हर आदमी जो है अपनी तूती बोलेगा, हर आदमी जो अपनी चलाएगा अगर रूल नहीं है तो इसलिए रूल को फॉलो करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तीसरा है ऑब्लिगेशन टू कॉलीग्स, टीम। अब इस पे एक कंसेप्ट आता है कि भाई कॉलीग्स, ऑब्लिगेशन टू कॉलीग्स मतलब कॉलीग्स को तुम जो है जनता से ज्यादा समझ रहे हो। देखो कॉलीग्स को यहाँ इसलिए बोला गया है क्योंकि गवर्नमेंट इज व्हाट, गवर्नमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कई सारे लोग आपस में जुड़े हुए हैं, और वो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, गवर्नमेंट को। कि अगर ऊपर वाला नीचे वाले की ना सुने, नीचे वाला ऊपर वाले की ना सुने, तो कैसे होगा। तो यू हैव ए पीयर प्रेशर, पीयर ग्रुप की ऑब्लिगेशन होनी चाहिए आपके हाथ में, ठीक है। जैसे कि अगर कोई आईपीएस ऑफिसर है, उसके नीचे जो है लेट से 100 पुलिस वालों की टीम है, ठीक है। अगर वो उन पुलिस वालों के प्रति ही सहानुभूति नहीं रख रहा है तो वो पब्लिक के प्रति क्या रखेगा, ठीक है। तो इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके पहले इनका लीडर बनो, इनके लीडर के बाद ही तो जनता को आप जो है सपोर्ट कर पाओगे, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। फिर आता है इसमें जॉन रोर व्यू, ठीक है। जॉन रोर ने बोला था कि सिविल सर्विस और पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिकल नेक्सस होता है और सिविल सर्विस का नेक्सस होता है और बिजनेसमैन का नेक्सस होता है, तो ये इतना ज्यादा हो गया था। तो इसके अगेंस्ट इन्होंने बोला कि सिविल सर्वेंट्स इज इटसेल्फ ए ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। जैसे होता है ना कि लेजिस्लेचर होता है, फिर एग्जीक्यूटिव होता है, फिर जुडिशरी होता है। एग्जीक्यूटिव में क्या, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मेयरली। लेकिन उन्होंने बोला कि ब्यूरोक्रेसी इज इटसेल्फ
ए डीप स्टेट। ब्यूरोक्रेसी की एक अपनी वैल्यूज होती हैं जो कि इन तीनों की वैल्यूज से अलग होती हैं। वो क्या वैल्यूज उसने बताई थी? जैसे सिविल सर्वेंट जो होता है ना, वो टेक ओथ ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर कोई पॉलिटिशियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है ना, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ सिविल सर्वेंट टू एडवाइज इट। ठीक है, वो नहीं कर सकता क्योंकि प्रेशर रहेगा सिविल सर्वेंट का। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को हाईएस्ट ऑथोरिटी मानना। जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, अब बांग्लादेश के क्या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तख्ता पलट हुआ है? नहीं। तो मिलिट्री रूल का मतलब ही है कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दिया है। तो कोई भी सिविल सर्वेंट इंडिया में है या फिर किसी भी देश में है, तो उसको जॉन रोर ने बोला था कि ही हैज द ड्यूटी टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल। अब जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, ठीक है, इमरजेंसी लग गई। अब इमरजेंसी के बाद इलेक्शन हुए, इंदिरा गांधी हैव लॉस्ट मिजरेबली। तो क्या इंडिया से इंदिरा गांधी जी को भगा दिया था, गया था क्या? नहीं, उन्हें प्रोटेक्शन दी गई थी। नहीं, अगर पब्लिक के हाथ छोड़ दिया जाता तो बहुत बुरा हो सकता था, लेकिन इंदिरा गांधी जी को प्रोटेक्शन दी गई। किसने प्रोटेक्शन दी? सिविल सर्वेंट्स ने दी। ठीक है, और इतनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी थी हमारे अपोजिशन में भी कि कहीं भी कुछ भी हो जाए, ठीक है, जान माल को नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब इस तरह की केओस वाली सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, चाहे उसने कितना ही बुरा क्यों ना कर दिया हो। ठीक है, तो ये जॉन रोर का व्यू था। फिर कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आती जाती रहेंगी, देश का भला होना चाहिए। देश का भला कैसे होगा? जब रूल ऑफ लॉ मेंटेन होगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये हमारे जॉन रोर ने दी थी। अब इन सारी चीजों से हमें अगर हम समराइज करें, कौन कौन सी वैल्यू निकल के आती हैं जो कि जिस तरह का एप्टीट्यूड एक सिविल सर्वेंट में होना चाहिए। पहले तो इनकरप्टेबिलिटी हो गया, ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति हो गया, डिवोशन टू ड्यूटी हो गया, डिवोशन टू कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, फिर सारी जो हमारी वैल्यूज थी, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये दिस दैट, वो सारी आ गई इसमें। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिविटी आ गई, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी आ गई, कमिटमेंट आ गई, इंडिपेंडेंस आ गई। ठीक है, फिर कुछ ऐसी चीजें जो कोड ऑफ कंडक्ट में दी गई है, जैसे फाइनेंशियल प्रोपराइटरी होनी चाहिए। मतलब कम पैसे में कैसे जीना है वो पता होना चाहिए, सैलरी के अलावा नहीं कमाना है, और सैलरी को भी बेटर यूटिलाइज किस तरीके से किया जाए वो पता होना चाहिए, फाइनेंशियल प्रोपराइटी। ठीक है, उसके बाद तुम्हें जो है फिडेलिटी होनी चाहिए, मतलब यू हैव टू कंट्रोल योर सेंसेस। ठीक है, कि स्पाउस है तो स्पाउस के साथ ही रहना है, इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि काफी ज्यादा पावर होती है तो आदमी का दिमाग खटकने लगता है। तो ये सारी वैल्यूज हैं, एप्टीट्यूड है। अगर इस तरह का एप्टीट्यूड नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो इनटू द सिविल सर्विसेज। ठीक है, फिर लीडरशिप, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, ये तो सब चीजें मैंने बताई दी। तो समराइज करके स्मार्ट गवर्नेंस हमें करनी है। स्मार्ट का मतलब क्या हो गया? सिंपल, पब्लिक को बहुत सिंपल तरीके से, मोरल होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, एंड ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और ये वाला जो सूडोनिम है ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जब भी आप एग्जाम्पल्स लिखो, ठीक है, उसके पहले आप ये चीज देखना कि कुछ किस तरह के एप्टीट्यूड, मतलब इथोस होनी चाहिए, जैसे सोशल इथोस, ब्यूरोक्रेटिक इथोस, डेमोक्रेटिक इथोस, अगर समराइज करें तो प्रोफेशनल इथोस एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए। ठीक है, अब सोशल इथोस की अगर बात करी जाए तो एम्पैथी, कंपैशन, ठीक है, जेनरोसिटी, बेनवोलेंस, तो ये एक कैटेगरी हो गई हमारी। अब ब्यूरोक्रेटिक इथोस में क्या आ गया? न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी, एनोनिमिटी, ऑब्जेक्टिविटी,
ये सारी हमारी ब्यूरोक्रेटिक इथोस आ गई। अगर डेमोक्रेटिक इथोस में क्या लगाएंगे? पार्टिसिपेशन, बॉटम अप अप्रोच, फिर इंक्लूसिविटी, इक्विटी, ये आ गई हमारी डेमोक्रेटिक इथोस। प्रोफेशनल इथोस में ट्रिपल ई, 3 E's, क्या? इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये होनी चाहिए हमारे में। ठीक है, उसके बाद इंटेलिजेंस होनी चाहिए एंड प्रॉपर स्किल सेट होना चाहिए। स्किल सेट कई तरह का होता है, प्लानिंग हो गया, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग हो गया, ठीक है, या फिर आपका जो है आईटी स्किल सेट हो गया, कम्युनिकेशन स्किल सेट हो गया, कॉम्पिटेंस, तो ये होना चाहिए। ठीक है, अब आप ये सारी चीजें कौन कौन से सिविल सर्वेंट्स ने डिमॉन्स्ट्रेट करी हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे। सबसे जो मेजर एग्जांपल्स लिए जाते हैं, ठीक है, तो किन किन लोगों के लिए जाते हैं आपको तो जैसे नॉर्मल है, ई श्रीधरन का जैसे एग्जांपल ले लिया। ई श्रीधरन नॉर्मली इन सारी वैल्यूज को फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर और कौन से? टी एन सेशन का एग्जांपल ले लिया, टी एन सेशन ने इन सारी वैल्यूज को फॉलो किया है बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर पी एस अप्पू का एग्जांपल ले लिया, पी एस अप्पू ने किस तरीके से अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी थी, इन लवा मतलब अपनी पोजीशन की पेनल्टी मिलनी चाहिए उसको, लड़के को जिसने, जो आईएएस ट्रेनी था, उसने बहुत गलत किया था, ठीक है। तो डेस्पाइट पॉलिटिकल प्रेशर ही स्टक टू हिज पोजीशन टू रिमूव दैट आईएएस ऑफिसर फ्रॉम द सर्विस, ठीक है। फिर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, ठीक है। तो इनकी जितनी भी 4-5 कोट्स हैं वो आप लिखो कि बी व्हाट यू आर, बी एट इट्स बेस्ट, ठीक है। जैसे इन्होंने क्या किया था कि जब रोहिणी सैटेलाइट फेल हो गई थी, तो सतीश धवन जो थे, उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उसकी, बल्कि प्रोजेक्ट इंचार्ज एपीजे अब्दुल कलाम थे। लेकिन बाद में जब वो सफल हो गई तो उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम को सतीश धवन ने सामने कर दिया कि जब अच्छा हुआ तो क्रेडिट आप लो, अगर नुकसान हुआ तो उसका ब्लेम मैं लेता हूं, ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। फिर बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं, जैसे ओपी चौधरी हो गया, उन्होंने क्या दांतेवाड़ा मॉडल दिया था कि दांतेवाड़ा में पहले जो सारी चीजें बिगड़ रही थी तो उन्होंने ये रिजॉल्व करी है बाद में, ठीक है। फिर एक है कुंदन कुमार, दांतेवाड़ा मॉडल था इनका। एक है कुंदन कुमार, कुंदन कुमार ने क्या किया था, इन्होंने एक कैंपेन चलाई थी जिसका नाम है सेविंग द वूम कैंपेन, ठीक है। तो इन्होंने जो माल प्रैक्टिस थी कि जिसमें कि फीमेल फिटिसाइड होता था, उस माल प्रैक्टिस को कर्व करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, ठीक है, स्पेशली इन समस्तीपुर बिहार। ठीक है, वहां के लोकल फिजिशियन जो थे, ये आईएएस अफसर थे, तो वहां के लोकल फिजिशियन बहुत ही गलत एडवाइस देके ना, जो औरतें थी वहां की, जो गरीब औरतें थी, उनके वूम निकाल देते थे, मतलब सर्जरी कर देते थे कि आप जो है, आपकी ये परेशानी पैसे कमाने के लिए। तो उन्होंने ये प्रैक्टिस खत्म कराई थी श्री कुंदन कुमार ने, ठीक है। फिर एक थे जेके त्रिपाठी, वो आईपीएस थे, इन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग का कंसेप्ट शुरू किया था, बीट पुलिसिंग का कंसेप्ट इन त्रिची, तमिलनाडु में, ठीक है। तो उसके बाद वो कंसेप्ट बीट पुलिसिंग का पूरे इंडिया में लाया गया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स आप इजीली अपने उसमें आंसर्स में बिल्कुल कोट कर सकते हो, ठीक है। और भी हैं, वर्गीज कुरियन का आप एग्जांपल ले सकते हो कि उन्होंने किस तरीके से
अमूल रेवोल्यूशन लेके आए इस देश में, अमूल रेवोल्यूशन मतलब व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। आप इसमें जो है और भी कई सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे अमित गुप्ता एक थे, ठीक है, आईएएस थे। तो उन्होंने क्या कराया था, एक आंदोलन निकाला था जिसको बोलते हैं डलिया जलाओ आंदोलन। अब डलिया जलाओ आंदोलन में क्या था, डलिया जलाओ आंदोलन में जो बैड प्रैक्टिस थी कि ओपन डेफिकेशन को रोकने के लिए, ठीक है, तो घरों में टॉयलेट्स बनाए गए थे, लेकिन वो टॉयलेट्स क्या होते थे, ड्राई टॉयलेट्स होते थे, उसमें पानी नहीं होता था। तो जो छोटी कास्ट के जो लोग थे उनसे वो जो लेटरिन थी वो उठवाई जाती थी, ठीक है। तो उन्होंने जिस डलिया में उठवाई जाती थी वो डलिया उनको बोला कि इस डलिया को जलाओ, आई विल गिव यू ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट। तो उनको स्किल्स सिखाई गई थी जिससे उनको ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट मिला, हैंडलूम्स वगैरह की। तो ये बहुत बड़ा बदायूं यूपी में कार्यक्रम हुआ था और ये पूरे नेशनल लेवल पे रेप्लिकेट किया गया कि जितने भी जो लोग हैं, ठीक है, जो इस काम में इन्वॉल्व थे, उनको ऑल्टरनेट स्किल सिखा के उस काम से हटाया गया और बहुत गंदी प्रैक्टिस जो सोशल प्रैक्टिस थी उसको खत्म किया गया, इनकी प्रयासों से हुआ था वो, ठीक है। अब जब आप सिविल सर्विसेज में रहते हो तो किस तरीके के आप डिलेमास फेस करते हो, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें पढ़ने की जरूरत है। स्पेशली केस स्टडीज में इस तरह के डिलेमा लिखने पड़ते हैं आपको, तो आपको पहले से आइडिया होना चाहिए कि किस किस तरीके के डिलेमास एक सिविल सर्वेंट फेस करता है। तो पहला तो अगर डिलेमास की बात करी जाए तो ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, बहुत ज्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन पब्लिक नीड्स बहुत ज्यादा है। तो यही हमारे एक एथिकल कंसर्न हो गया कि लिमिटेड रिसोर्सेज वर्सेस पब्लिक नीड्स, पब्लिक की जरूरत बहुत ज्यादा है लेकिन रिसोर्स लिमिटेड है। फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज मेजर एथिकल कंसर्न हो गया। तो इन सब चीजों पे आपको कोई ना कोई केस स्टडी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट आर द एथिकल डिलेमास दैट ए पब्लिक सर्वेंट फेस, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आते हैं, हर साल आता है, ठीक है। तो आप इस तरह का एथिकल डिलेमास उसमें लिखोगे, जैसे फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हो गया। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रेशन, कि डिस्क्रेशन का गलत इस्तेमाल करते हैं कई सिविल सर्वेंट, डिस्क्रेशन होना चाहिए वर्सेस रूल पे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर ओवरली रूल हो गए तो क्या दिक्कत हो गई, ओवर रूल हो गया तो कई जो बेनिफिशियरीज हैं वो छूट भी सकते हैं, लेकिन अगर कई उन बेनिफिशियरीज को तुमने देने के लिए डिस्क्रेशन लगाया तो तुम गलत भी हो सकते हो, ठीक है। तो उससे बायसनेस भी हो सकती है, ठीक है, उससे फेवरेटिज्म हो सकता है, उससे नेपोटिज्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर डिस्क्रेशन दे दी गई तो। इसलिए रूल भी फॉलो करना जरूरी है लेकिन लिमिटेड डिस्क्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक डिलेमा फेस करते हैं पब्लिक सर्वेंट। फिर पब्लिक वर्सेस प्राइवेट बेनिफिट आता है कि एक पॉलिटिशियन ने आदेश दिया जिससे पब्लिक का भला नहीं हो रहा है, लेकिन पॉलिटिशियन ने बोला कि तुम्हें जो है मैं प्रमोशन दे दूंगा, अब क्या करोगे, ठीक है। तो ये एक डिलेमा हो गया। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि होम डिस्ट्रिक्ट में कभी भी पोस्टिंग नहीं मिलती है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, वहां तुम्हारे रिश्तेदार रहते हैं, रिलेटिव रहते हैं, ठीक है। तो वो तुमसे जो है अपने काम करवा सकते हैं। तो कई तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई तुम जैसे तुम किसी पीएसयू में काम कर रहे हो, वो पीएसयू किसी को जो है टेंडर देने वाली है, और वो टेंडर जो है जिस कंपनी को देना पड़ रहा है तुम्हें, वो कंपनी लेट से तुम्हारे किसी रिलेटिव की है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अगर इस तरह का कोई सिस्टम आया तो आपको रिक्यूज करना पड़ेगा, ठीक है। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है कि ड्यूटी है, कहीं पे आपदा आई है, आपको जाना है, लेकिन आपके घर में भी इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। आपकी वाइफ ने कह दिया अगर गए तो तलाक है, क्या करोगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ड्यूटी फर्स्ट है या फिर फैमिली फर्स्ट है, ठीक है। फिर प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकते हैं, ठीक है, कि आपके सीनियर ने बोला है कुछ चीज, लेकिन आपको फोन आया है किसी पॉलिटिशियन का, उसने बोल दी कुछ चीज, आप क्या फॉलो करोगे,
तो प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गए। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फेस करने पड़ते हैं। फिर हो गया लॉयल्टी वर्सेस ऑनेस्टी। कि बोला जाता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट आई है उस गवर्नमेंट के प्रति लॉयल रहना है आपको, और रहना पड़ेगा, लेकिन अगर वो जो आपको आदेश मिला है वो ऑनेस्टी के खिलाफ मिला है तो आप क्या करोगे? दैट इज नॉट द ट्रूथ। अगर आपको बोला जाए कुछ कम्युनिकेशन देने को, फॉर इंस्टेंस आपको ये बोला जाए कि कहीं पे आपदा आ गई और लेट से जैसे दिल्ली में आपदा आई थी, तो बोला कि 3 लोगों की डेथ हुई है। ठीक है, मान लो कि अगर एक्चुअल में वो 10 लोग हैं और आपको गवर्नमेंट ने उससे बोला जाए कि बस पब्लिश करो 3 लोगों की हुई है, तो 7 लोगों को छुपा दो, क्या आप छुपाओगे? नहीं छुपाओगे। व्हाट वुड यू डू? तो यहाँ पे आ गया लॉयल्टी वर्सेस ऑनेस्टी, कि आप गवर्नमेंट के प्रति लॉयल रहोगे कि आप ऑनेस्ट रहोगे। ठीक है, फिर एक आगे इसमें ट्रांसपेरेंसी वर्सेस सीक्रेसी। सीक्रेसी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी, कि गवर्नमेंट बोलती है कि सीक्रेट रहो, क्योंकि इसकी आपको ओथ भी दिलाई जाती है कुछ चीजों के लिए, कि आपको जो गवर्नमेंट के सीक्रेट्स हैं, जैसे लेट से सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस के बारे में क्या हुआ, वो अभी भी सीक्रेट है। थोड़ा सा खोला गया, पूरा नहीं खोला गया कि वो जीवित थे क्या नहीं थे। ठीक है, लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स है उन्हें पता रहेगी ये चीज, क्योंकि वो तो अंदर के आदमी, उन्हें पता रहती है। लेकिन कई चीजों को ट्रांसपेरेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि जनता के भले के लिए आरटीआई एक्ट क्यों आया है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा है सिस्टम की, भाई क्या करोगे आप? सीक्रेट रहोगे या ट्रांसपेरेंट रहोगे? क्योंकि वैल्यू सीक्रेसी भी है, वैल्यू ट्रांसपेरेंसी भी है, दोनों ही वैल्यू होनी चाहिए सिविल सर्वेंट में। लेकिन यहाँ डिलेमा आ गया। ठीक है, और भी ज्यादा कंसर्न्स हैं। ये तो डिलेमास हो गए, कुछ कंसर्न्स हैं जिनको रिजॉल्व करने के लिए हमें एप्टीट्यूड चाहिए सिविल सर्वेंट्स में। जैसे करप्शन हो गया, करप्शन इज अ मेजर कंसर्न। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड हो गया, या मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड हो गया। जैसे एक आदमी गड्ढा खोद रहा है, एक आदमी जो है उसे भर रहा है। ठीक है, जिसको पाइप डालना है वो आज छुट्टी पे है, तो गड्ढा खोदने वाला है वहां पर और गड्ढा भरने वाला है, वो कह रहे हैं कि जो गड्ढे में पाइप डालने वाला आदमी वो आज छुट्टी पे है। अब वो कल छुट्टी पे से आएगा तो वापस से इनकी ड्यूटी लग जाएगी, तो ये डबल पैसा कमाएंगे। जैसे ब्रिज कोलैप्स हो रहे हैं, दैट इज मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। जैसे अब बिहार में आपको एग्जांपल, खेतों के बीचों बीच ब्रिज बना दिया, जरूरत ही नहीं थी ब्रिज की, तो मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड हो रहा है। ठीक है, फिर नेग्लिजेंस हो रहा है बहुत ज्यादा। नेग्लिजेंस, व्हाट इज नेग्लिजेंस? लैक ऑफ ड्यू डिलीजेंस। लैक ऑफ ड्यू डिलीजेंस का क्या मतलब है? लैक ऑफ ड्यू डिलीजेंस का मतलब ये है कि कोई भी स्टेप्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, आपने वो प्रॉपरली फॉलो नहीं करे हैं, बस कागज पे साइन मार दिए हैं, उसको बोलेंगे नेग्लिजेंस। लेट्स से कि अगर फायर सेफ्टी दिल्ली में होती प्रॉपर उस राउस आईएएस कोचिंग की, तो क्या वो आपदा होती? नहीं होती। वो क्या हुआ? नेग्लिजेंस हुआ वो, कि जो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड है डज नॉट मीट द पेपर, देयर इज अ गैप बिटवीन व्हाट इज रिटन ऑन पेपर वर्सेस व्हाट इज देयर ऑन ग्राउंड रियलिटी। दिस इज कॉल्ड नेग्लिजेंस। अब नेग्लिजेंस होता क्यों है? बहुत सारे रीजन है, कि करप्शन भी एक रीजन है। फिर लोग निकलते नहीं ऑफिस से बाहर, फील्ड वर्क नहीं होता है, लैक ऑफ फील्ड वर्क। तो फील्ड वर्क होना चाहिए ऑफिसर्स के लिए। ठीक है, फिर इसमें कंसर्न ये पुअर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मैकेनिज्म। अब जो भाई नेता का सगा है उसे रिवॉर्ड मिल जाता है, चाहे वो कितना भी गंदा काम कर रहा है, और वो कितना भी अच्छा काम कर रहा है, वो नेता उसको नहीं लग रहा तो उसको पनिशमेंट मिल जा रही है। तो कोई इसका प्रॉपर अप्रेजल सिस्टम नहीं है, नो प्रॉपर अप्रेजल सिस्टम। तो कुछ लोग पॉपुलर, मतलब कुछ काम इतने पॉपुलर हो जाते हैं तो वो उनका तो मिल जाता है, यस, बट देयर इज नो लाइक स्टैंडर्ड। कि जैसे ओलंपिक गोल्ड मेडल है, देयर इज नो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल सिस्टम इन पब्लिक सर्विसेज। हाँ, सिविल सर्विसेज अवार्ड वाला सिस्टम है, बट दैट शुड बी मोर रिफाइंड एंड दैट शुड बी लोकलाइज्ड। भाई साल में एक बार तुम रिवॉर्ड दे रहे हो, वो भी कुछ आदमियों को, तो भाई सिविल सर्वेंट्स तो बहुत सारे हैं, अगर उनको लोकलाइज्ड कर देंगे, हर स्टेट वाइज कर देंगे, तो उसका कितना ज्यादा बेनिफिट होगा, आप ये देखो, राइट। और फिर सबसे इसमें आता है कि अनड्यू इम्पोर्टेंस टू
undue importance to rules and regulation। इसमें वही है आधार कार्ड वाला एग्जांपल कि झारखंड में डेथ हो गई थी बच्ची की, तो पता लगा कि भाई उसको जो है राशन नहीं मिला। राशन क्यों नहीं मिला? उसका आधार कार्ड खो गया था या उसको आधार कार्ड नहीं मिला था। अब आधार कार्ड की एब्सेंस में उसको राशन नहीं मिला, बच्ची की डेथ हो गई। तो ओवर रूल्स एंड रेगुलेशन है ये, ठीक है। या तो उसका ऑल्टरनेट होना चाहिए था, या तो डिस्क्रेशन, थोड़ी सी डिस्क्रेशन ऐसी होनी चाहिए थी कि एटलीस्ट फॉर द लाइक एक्सट्रीम टास्क यू शुड हैव सम डिस्क्रेशन। अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए तो एक सिविल सर्वेंट को थोड़ी सी डिस्क्रेशन दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज आ गए। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज आप इजीली लिख सकते हो अपने पेपर्स में, ठीक है। जैसे मोरल टर्पिट्यूड हो गया। जैसे मोरल टर्पिट्यूड के तो मैंने ही कितने एग्जांपल दिए हैं कि जो लोग मोरल टर्पिट्यूड करके सिलेक्शन ले रहे हैं वो क्या मोरल रेक्टिट्यूड करेंगे। टर्पिट्यूड का मतलब ये हो गया कि बैड बिहेवियर, रेक्टिट्यूड का मतलब हो गया बी राइचियस। कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप ये लिखोगे कि मोरल टर्पिट्यूड नहीं होना चाहिए, मोरल रेक्टिट्यूड होना चाहिए। रेक्टिट्यूड का मतलब राइट बिहेवियर। ठीक है। और एक सबसे बड़ा है कि एब्डिकेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ठीक है। जैसे आपने कहावत सुनी होंगी सरकार में कि बने रहो पगला काम करेगा अगला, बने रहो पगला काम करेगा अगला। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एब्डिकेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बहुत बड़ा है कि ये मेरा काम नहीं है, उस सीट पे जाओ, इस सीट पे जाओ। तो ये बहुत बड़ा इशू है पब्लिक सर्विस में जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी नहीं है, ठीक है। कि जैसे सोशल मीडिया यूसेज को अगर लगाया जाए तो दैट इज नॉट ए प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने हुए हो, बट यू आर ए प्रोफेशनल, यू आर एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट यू आर शोइंग टू द पब्लिक इज जस्ट क्रिंज मटेरियल। तो ये सारी चीजें सोचने वाली बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी इसमें एप्टीट्यूड में, ठीक है। और एथिकल प्रॉब्लम्स एंड वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। तो इतनी सारी जितनी भी वैल्यूज मैंने कोट करी हैं ये सारी आपको जो है आंसर्स में लिखनी है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो उसमें सारी चीजें जो भी रिमेनिंग है वो कवर करेंगे। थैंक यू ऑल।